हेलो बच्चों, आप कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप भी सक्षम होंगे। हम आप लोगों को बेसिक जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि विद्यालय बहुत दिन से बंद है, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। तो मैं आज आप लोगों को बीजगणित का पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। बीजगणित से तात्पर्य है कि संख्याओं को अक्षरों के रूप में लिखना। और बीजगणित में हमें चर, अचर, व्यंजक, पद, समान पद, असमान पद, पद में आ जाता है एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बीजगणित है क्या। तो बीजगणित में हम संख्याओं को अक्षरों के रूप में लिखते हैं। मान लेते हैं कि हम कुछ गाय, इसके जगह पर हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, कोई भी शब्द ले सकते हैं, अक्षर ले सकते हैं। इसको हम क मान लें या यक्स मान लें। हम लोग अक्सर अल्फाबेट का ही प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के अक्षरों का ही प्रयोग करते हैं सुविधा के दृष्टिकोण से, और क ख ग का ही प्रयोग नहीं करते हैं। चाहे तो कर सकते हैं, वह भी बीजगणित के अंतर्गत ही आता है। कुछ गाय, कुछ कलम के जगह पर हम कुछ मान सकते हैं। किसी संख्या से 5 अधिक, किसी संख्या से 5 अधिक को हम चाहें तो किसी संख्या के जगह पर x मान लें और प्लस 5 अधिक है तो प्लस 5 कर देंगे। किसी संख्या से 5 कम तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस 5। ये बीजीय व्यंजक है। तो हमें बीजीय व्यंजक अध्ययन करने के पूर्व थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट हमें जानना होगा, चिन्हों का जानना होगा, जो कि अंकगणित और बीजगणित दोनों में प्रयोग होता है। तो इन चिन्हों को जानने के लिए हमें थोड़ा सा इस फिगर पर ध्यान देना होगा। थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं ताकि ब्लैक बोर्ड तो हमारा बहुत छोटा है और सभी अक्षर नहीं आ पाते हैं और दूर से देखने में छोटा छोटा दिखाई देता है। तो जूम कर देंगे तो थोड़ा और बड़ा दिखाई देगा। तो किसी कारण से जूम चलिए अब इस पर हम ध्यान दे रहे हैं। पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा चर्चाएं कर लें। थोड़ी स्याही कम हो गई है, थोड़ा सा अभी अब डालने भर का समय नहीं है, लेकिन थोड़ा नोक पर डाल देते हैं, कुछ समय तक चलेगा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अंकगणित में हम लोग कैसे क्या क्या जोड़ें। जैसे 3 + 3 है तो हम 6 लिख देते हैं, और अगर यहीं पर -3 + 4 है तो बच्चे को समझ में नहीं आता है कि हम क्या लिखें, 4 3 7 लिखें, 1 लिखें, उन्हें नहीं समझ में आता है। कुछ बच्चे जानते हैं, कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें इस चित्र पर ध्यान देना होगा। इसे बहुत ही हम शॉर्टकट में लिखे हैं, और ये जोड़ के लिए नियम अलग होता है
और गुणा के लिए नियम अलग होता है। मान लीजिए कि -3 गुणे -4 हो, तो इसका हल क्या होगा? और -3 गुणे +4 इसका हल क्या होगा? तो इसे जानने के लिए कुछ कंसेप्ट हमें याद रखना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमें दो चिन्ह मिल जाए, दोनों प्लस और प्लस हो, तो ये जोड़ अगर उनका करना रहेगा तो इसका चिन्ह जो होता है प्लस होगा। अगर दो चिन्ह हमें माइनस मिल जाए और इन्हें जोड़ना रहे तो उसका चिन्ह माइनस से होता है, लेकिन जुट जाता है। प्लस वाले में भी जुटता है और माइनस वाले में जुटता है, दोनों का चिन्ह। इसका चिन्ह माइनस होगा, इसका चिन्ह प्लस होगा, लेकिन दोनों स्थिति में जुटेगा। हाँ, अगर एक प्लस और दूसरा माइनस रहे तो चिन्ह वही होता है जो चिन्ह बड़ा होता है। यहीं पर हम चले, एक चिन्ह माइनस है और एक चिन्ह प्लस है, तो 4 का मान ज्यादा है और इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए हमारा उत्तर प्लस में ही आएगा और +1 आएगा। तो जहां भी प्लस हमें उत्तर आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम प्लस लिखेंगे भी, सीधे 1 भी लिख देंगे तो हमारा आंसर सही है। हम उतना समय देने की हमें कोई जरूरत नहीं। तो इस बात को हम समझे। अब गुणा में चलते हैं। तो गुणा में भी इसी तरह से हमें ध्यान देना है कि अगर दोनों चिन्ह प्लस है तो गुणा में प्लस ही होता है। अगर दोनों चिन्ह माइनस है तो गुणा में प्लस होता है। अगर गुणा में एक चिन्ह प्लस और दूसरा माइनस हो तो हमेशा माइनस होगा। तो इसे याद रखने के लिए हम इसको इस प्रकार भी बोल सकते हैं। तो इस पर ध्यान दें कि हम क्या बोल सकते हैं। यहाँ जोड़ में है तो दो चिन्ह है, तो इसको बोल सकते हैं कि दो धनात्मक चिन्हों का योगफल धनात्मक होता है। इसे हम बोल सकते हैं कि दो ऋणात्मक चिन्हों का योगफल ऋणात्मक होता है, परंतु दोनों स्थिति में जो उसका मान है वो जुड़ जाता है। प्लस वाले में जुटेगा, माइनस वाले में जुटेगा। इसे याद रखेंगे कि यदि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है तो उसका योगफल वह होगा जो सबसे बड़ा वाला चिन्ह होगा उसमें से घट जाएगा, और चिन्ह वह होगा जो बड़ा होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसका मान बड़ा होगा वही चिन्ह होगा और बड़े वाले में से छोटा को घटा दिया जाएगा। बात समझ में आई? उसी तरह से गुणा में, तो गुणा में हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है और दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋणात्मक होता है। इसकी जानकारी के लिए मैंने सोचा कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने में कुछ समय लगेगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैंने कागज़ पर लिख लिया है और इसे आप देख लें और इसको देखकर थोड़ा सा नोट कर लेंगे। देखिए, जोड़ के लिए ये जोड़ के लिए हो गया और गुणा के लिए भी मैंने ये लिख दिया है, और इसे वीडियो रोक रोक के आप सभी बच्चे देखेंगे तो अपना लिख लेंगे। ऐसे आप लोगों के बुक में भी ये दिया हुआ है। ठीक है, और इस तरह से इसे याद रखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ हम लोग सवालों को हल कर लें, तब हम आगे चलेंगे बीजगणित में। चलिए हम सवाल हल करते हैं। मान लीजिए कि 3
-12। तो इसमें हम ध्यान देंगे, पहले हम 2-3 सवाल लिख लेते हैं। -4 + 12 और लिख लेते हैं 3 × -6। इन चिन्हों का प्रयोग करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये दो सवाल जोड़ से संबंधित है, एक नीचे वाला गुणा से संबंधित है, एक और गुणा से संबंधित सवाल दे रहे हैं, और यही सवाल फिर बीजगणित में आएंगे। और बीजगणित में जो अंक है उसके जगह पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, उसमें कैसे हल करेंगे। तो इसमें मान लिया जाए कि ये 8 और माइनस शुरू में हो और गुणा पुनः माइनस हो, तब इसका उत्तर क्या आएगा। इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें पहला जो है प्लस है, दूसरा माइनस है, तो ये वाला तीसरे नंबर पर आएगा, एक ठो प्लस और दूसरा माइनस। तो जो बड़ा है, बड़ा 12 है, तो 12 में से 3 को घटा देंगे और बड़े वाले का चिन्ह हो जाएगा, तो 12 में से 3 घटेगा, 9 बचेगा। इसमें भी ठीक वही चीज है, इसमें भी 12 प्लस है और 4 माइनस है, यानी यही थ्योरी लगेगा। इसमें पहले माइनस है और बाद में प्लस है। इसमें 12 इसमें भी ज्यादा है, लेकिन अब 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा। चूंकि 12 का चिन्ह प्लस है, इसलिए 8 बचेगा। अब हम गुणा में चलते हैं। तो गुणा में देखें, गुणा में 3 × -6। तो पहले तो सीधे हम गुणा कर देंगे, 6×3 = 18। और इसमें गुणा वाला में पहले प्लस है, फिर बाद में माइनस, यही थ्योरी लगा है। तो गुणा वाला में जब एक माइनस और दूसरा प्लस हो तो हमेशा माइनस से होता है, तो ये माइनस होगा। इसमें देखेंगे कि दोनों माइनस है, तो ये गुणा के दूसरे वाले नियम से होगा कि दो ऋणात्मक चिन्हों का गुणनफल धनात्मक होता है, तो यहाँ पर धनात्मक उत्तर आएगा, यहाँ प्लस में ही आएगा। और इसको गुणा कर देंगे 8 के 32। तो ये हम लोगों को अंक गणित में भी जोड़ना घटाना रहता है, इसे अंक गणित के उपयोग में भी हम ले सकते हैं। और हमारा टॉपिक था बीजगणित, क्योंकि बीजगणित में भी यही क्रिया करना है, सिर्फ अंतर यही है कि उसमें चर और अचर दोनों रहेगा, यानी ये संख्या भी रह सकती है, इसके साथ साथ चर भी रह सकता है। अब हम समझते हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। बीजगणित समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा इस बेसिक जानकारी को मैंने दिया, और बच्चे आप ध्यान देंगे, और मैं आशा करता हूं कि इस समय पढ़ाई बाधित है, तो आप सभी मन लगा के ध्यान देंगे। और ज़्यादातर आप लोगों के माता पिता अगर आप लोगों को मोबाइल दे देंगे तो मोबाइल में इस प्रश्न उत्तरों को ही ध्यान देंगे, दूसरे प्रश्नों पर और ध्यान नहीं देंगे। मनोरंजन आप लोगों को करना होगा तो बहुत सारे साधन हैं। वर्तमान समय में आप लोगों की पढ़ाई बहुत बंद है। चलिए हम बीजगणित में चर और अचर, पहले नंबर तो हमने आपको पहले ही समझाया शुरुआत में ही कि बीजगणित किसको कहा जाता है। बीजगणित संख्याओं के बदले में जब अक्षरों को लिखा जाता है तो बीजगणित कहा जाता है। जैसे है, मान लीजिए कुछ आम, तो कुछ आम का मतलब है कोई इसकी मात्रा नहीं है, तो हम कुछ आम को x मान सकते हैं या y मान सकते हैं,
या क ख ग मान सकते हैं। तो यही बीजगणित है जो संख्या को हम अक्षरों के रूप में व्यक्त किए। और बीजगणित में मान लीजिए कि हम लिख दिए कुछ आम में से 4 कम। तो कुछ आम के जगह पे x मान लिए और